हर साल 22 सितंबर को दुनिया भर में वर्ल्ड राइनो डे मनाया जाता है। राइनोसरस को हिंदी में गैंडा कहते हैं। इस दिन को मनाने का मकसद राइनो की जैव विविधता में अहमियत को सेलिब्रेट करना है। 2024 के लिए इस दिन की थीम रखी गई थी कीप द फाइव अलाइव। ये थीम दरअसल राइनो की 5 प्रजातियों को लेकर रखी गई है। दुनिया में 5 तरह की राइनो की प्रजातियां पाई जाती हैं: सुमात्रा राइनो, जावा राइनो, ग्रेटर वन हॉर्न राइनो, ब्लैक और व्हाइट राइनो। इनमें से ब्लैक और व्हाइट अफ्रीकन राइनो की प्रजातियां हैं, वहीं सुमात्रा, जावा, ग्रेटर वन हॉर्न एशियन राइनोज की प्रजातियां हैं। सुमात्रा, जावा और ब्लैक राइनोज का IUCN स्टेटस क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, वहीं व्हाइट राइनोज को नियर थ्रेटेंड और ग्रेटर वन हॉर्न राइनो को वल्नरेबल की कैटेगरी में रखा गया है। मेल राइनो को बुल्स और फीमेल राइनो को काउज कहते हैं, वहीं इनके बच्चों को काव्स कहते हैं। राइनोज के समूह को क्रैश कहा जाता है। राइनो के हॉर्न यानी सींग कैरेटिन के बने होते हैं। ये वही प्रोटीन है जिससे हमारे बाल और नाखून बनते हैं। व्हाइट राइनोज की 2 उप प्रजातियां नॉर्दर्न और सदर्न राइनो मौजूद हैं। इनमें नॉर्दर्न राइनो के मात्र 2 ही जानवर पूर्वी अफ्रीका की सेंचुरी में बचे हैं। ये दोनों ही फीमेल्स हैं। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि वे इस स्पीशीज की संख्या को फिर से रिस्टोर कर पाएंगे। ब्लैक राइनो अफ्रीका के सवाना घास के मैदानों में पाए जाते हैं। इनमें मादा और सब एडल्ट्स आमतौर पर सामाजिक होते हैं, वहीं मेल ब्लैक राइनो एकांत में रहना पसंद करते हैं। इनका रंग काला नहीं होता। ये नाम शायद व्हाइट राइनो से अलग करने के लिए या मिट्टी से ढके रहने के चलते दिया गया होगा। IUCN स्टेटस क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि इनकी संख्या में भी वृद्धि हो रही है। ग्रेटर वन हॉर्न राइनोज भारत और नेपाल में पाए जाते हैं। इनका प्रजनन काल 15 से 16 महीनों का होता है। असम का काजीरंगा नेशनल पार्क वन हॉर्न राइनोज के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा असम के ही ओरांग नेशनल पार्क, पोबितारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और मानस नेशनल पार्क में भी इनकी मौजूदगी है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के जलदपाड़ा नेशनल पार्क और गोरुमारा नेशनल पार्क में भी वन हॉर्न राइनोज पाए जाते हैं। इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन के मुताबिक इनकी संख्या 4000 का आंकड़ा पार कर गई है। ये इनके कंजर्वेशन के लिए किए गए प्रयासों को ही दिखाता है। वहीं जावा राइनोज केवल इंडोनेशिया के उजुंग कुलोन नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। पहले ये पूरे दक्षिण एशिया में पाए जाते थे। सुमात्रा राइनो की संख्या में गिरावट हो रही है। ये एशिया में पाया जाने वाला इकलौता 2 हॉर्न राइनो है। ये इंडोनेशिया तक ही सीमित है। सुमात्रा राइनोज सभी राइनोज में आकार में सबसे छोटे होते हैं, लेकिन फिर भी उनका वजन 600 kg तक हो सकता है। दूसरी तरफ व्हाइट राइनोज की प्रजातियों में सबसे बड़े होते हैं, जिनका वजन 3500 kg तक होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इनकी डाइट में मेनली घास और पत्तियां ही शामिल होती हैं। वामपंथी नेता अनुरा कुमारा दिसानायके ने श्रीलंका के राष्ट्रपति चुनावों में जीत दर्ज की है। वे जनता विमुक्ति पेरामुना JVP के नेता हैं और नेशनल पीपुल्स वॉर NPP गठबंधन से चुनाव लड़ रहे थे। साल 2019 के राष्ट्रपति चुनाव में दिसानायके को महज 3% वोट हासिल हुए थे। इस बार के चुनाव में उन्हें 42.3% के करीब वोट मिले। श्रीलंका ने गंभीर आर्थिक संकट झेला है। इसका प्रभाव आज तक दिखता है। 2022 में गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहे श्रीलंका में दिसानायके तत्कालीन राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के मुखर विरोधी माने जाते थे। उन्होंने खुद को भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाले नेता के तौर पर पेश किया था। इससे छात्र, कर्मचारी वर्ग समेत एक बड़ा तबका उनके साथ आता गया। उनकी जीत पर भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री S जयशंकर और श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त संतोष झा ने बधाई दी है। बकौल भारत, श्रीलंका भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और सागर विजन में अहम स्थान रखता है। हिंद महासागर के लिए भारत के रणनीतिक विजन को सागर यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन नाम दिया गया है। लेकिन चुनौती यह है कि अनुरा कुमारा दिसानायके वामपंथी लेफ्ट विंग के नेता हैं। वहीं भारत की वर्तमान सरकार दक्षिणपंथी विचारधारा यानी राइट विंग की तरफ झुकी हुई मानी जाती है। आमतौर पर वामपंथी सरकारों को वैचारिक स्तर पर चीन के करीब माना जाता है। एक बात और, अनुरा कुमारा दिसानायके की पार्टी द्वारा कई मौकों पर भारत की आलोचना भी की गई है। इसके उलट चीन के बारे में ऐसा कोई वाकया नहीं मिलता। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार बताते हैं कि जिस तरह 2022 के आर्थिक संकट के दौरान भारत ने श्रीलंका की मदद की और चीन पूरे सीन से लापता था, उसका प्रभाव नई सरकार के साथ भारत के संबंधों पर दिखेगा। श्रीलंका अभी भी आर्थिक संकट में है और उसे भारत से वित्तीय सहायता की जरूरत पड़ सकती है। श्रीलंका भारत के लिए कूटनीतिक और सांस्कृतिक दोनों लिहाज से बहुत अहम है। श्रीलंका में तमिल समुदाय की मौजूदगी भारत के रिश्तों को और संवेदनशील बना देती है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि श्रीलंका की नई सरकार और भारत की मौजूदा सरकार विचारधारा को परे रखकर देश के लोगों के हितों के लिए काम करना चुनेंगी।
यूएसए में क्वाड देशों की बैठक संपन्न हुई। यूएसए के डेलावेयर के विलिमिंगटन में आयोजित हुई ये क्वाड की चौथी बैठक थी। इसमें भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूएसए के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने शिरकत की। डेलावेयर में भारतीय प्रवासियों से मुलाकात के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री ने भारतीय प्रवासियों को राष्ट्रदूत का दर्जा दिया। साथ ही विकसित भारत के लिए पुष्प की अवधारणा भी दी। यहाँ पुष्प से मतलब है P फॉर प्रोग्रेसिव भारत, U फॉर अनस्टॉपेबल भारत, S फॉर स्पिरिचुअल भारत, H फॉर ह्यूमैनिटी फर्स्ट को समर्पित भारत और P फॉर प्रॉस्पेरस भारत। क्वाड की बैठक में चारों देशों के नेताओं ने एक सामुद्रिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। साथ ही एक ज्वाइंट कोस्ट गार्ड मिशन भी लॉन्च किया। इसके अलावा क्वाड कैंसर मूनशॉट पहल भी लॉन्च की गई, जिसका मकसद इंडो पैसिफिक में सर्वाइकल कैंसर के बर्डन को कम करना है। WHO के मुताबिक सर्वाइकल कैंसर अगर समय रहते पता चल जाए और उपचार मिल जाए तो इसे रोका जा सकता है, इसका उपचार किया जा सकता है। दुनिया भर में महिलाओं में होने वाले कैंसर का चौथा सबसे आम कारण है सर्वाइकल कैंसर, और इस मौके पर क्वाड फेलोशिप भी लॉन्च की गई। आपको बता दें कि क्वाड समान सोच वाले लोकतंत्रों का एक अनौपचारिक समूह है। इसमें भारत, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। इसका मकसद एक फ्री, ओपन और प्रॉस्पेरस इंडो पैसिफिक रीजन सुनिश्चित करना है। हिंद महासागर से लेकर पश्चिमी प्रशांत महासागर तक चीन की विस्तारवादी नीतियों से इस क्षेत्र को सुरक्षित रखना इसके मकसद में शामिल है। आपने इस साल आई एक फिल्म लापता लेडीज जरूर देखी होगी। इस फिल्म को ऑस्कर 2025 के लिए भारत की तरफ से ऑफिशियल एंट्री के लिए चुना गया है। दो महिलाओं के इर्द गिर्द घूमती लापता लेडीज की कहानी बेहद हल्के फुल्के अंदाज में भारतीय समाज में महिलाओं के संघर्ष को दिखाती है। 97वें ऑस्कर अवार्ड्स में इस फिल्म को बेस्ट फॉरेन फिल्म की कैटेगरी में भेजा जाएगा। इस फिल्म का डायरेक्शन किया है किरण राव ने और प्रोड्यूसर हैं आमिर खान। भारत में FFI यानी फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया आधिकारिक एंट्री के चुनाव के लिए जिम्मेदार है। FFI की 13 सदस्यीय ज्यूरी ने एनिमल, चंदू चैंपियन, कल्कि 2898 ईस्वी जैसी फिल्मों में से लापता लेडीज को चुना। ऑस्कर पुरस्कारों को एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज के द्वारा 1929 से सिनेमा में बेहतरीन काम के लिए दिया जाता है। आइए देखें आज का टर्म ऑफ द डे। आज का टर्म ऑफ द डे है वीगन लाइफस्टाइल या वीगन जीवन शैली। वीगन लाइफस्टाइल का मतलब है अपनी जीवन शैली से सभी तरह के एनिमल प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल को खत्म करना। ये केवल खान पान तक ही सीमित नहीं है। वीगन लाइफस्टाइल अपनाने पर आप मांस, अंडे के साथ साथ डेयरी प्रोडक्ट्स और एनिमल स्किन के बने कपड़े, जूते, बैग, इन सब का त्याग करते हैं। इनमें डाइट जैसी जरूरतों के लिए प्लांट बेस्ड उत्पादों का रुख किया जाता है, जैसे प्लांट बेस्ड मीट। इस लाइफस्टाइल को अपनाने के पीछे कारण है जानवरों के साथ होने वाली हिंसा को रोकना और कार्बन फुटप्रिंट को कम करना। वीगन लाइफस्टाइल को सपोर्ट करने वाले इसके पीछे एक और तर्क देते हैं। देखिए, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है सूर्य, लेकिन सूर्य की ऊर्जा से तो हम पेट नहीं भर सकते। सूर्य की इस ऊर्जा का 10% इस्तेमाल पेड़ पौधे करते हैं। जब हम इन पौधों को खाते हैं तो पौधों में मौजूद ऊर्जा का 10% हमें मिलता है। इसी प्रकार जो जानवर पौधों को खाते हैं उन्हें भी 10% ऊर्जा मिलती है। जब हम इन जानवरों को खाते हैं तो हमें जानवरों में मौजूद ऊर्जा का 10% ही मिलता है। इस तरह पौधों को खाने पर हमें जानवरों के मुकाबले ज्यादा ऊर्जा मिलती है। पहला सवाल है, हाल ही में श्रीलंका में राष्ट्रपति के पद पर किसे चुना गया है? गोताबाया राजपक्षे, अनुराकुमारा दिसानायके, सजीथ प्रेमदासा या फिर रानिल विक्रमसिंघे? अगला प्रश्न है, क्वाड कैंसर मूनशॉट में किस कैंसर पर फोकस किया जा रहा है? स्किन, सर्वाइकल, ब्रेस्ट या फिर ब्लड कैंसर? आइए देखें पिछले बुलेटिन मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल था, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया है? जॉर्डन, भारत, पाकिस्तान या फिर नेपाल? सही जवाब है विकल्प ए यानी जॉर्डन। दूसरा प्रश्न था, खबरों में रहा तिरुपति मंदिर किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या फिर कर्नाटक? सही जवाब है आंध्र प्रदेश यानी विकल्प सी। क्या आपके मन में कंफ्यूजन है कि आईएएस प्रिपरेशन को कैसे डेस्टिनेशन तक पहुंचाएं? तो जुड़िए यूपीएससी आईएएस प्रीलिम्स टू इंटरव्यू यानी P2I बैच से, जिसमें आपके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है मौजूद। आप गांव में हैं या शहर में, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि इस बैच में आपको मिलेंगी 1000+ आवर्स की लाइव ऑनलाइन कक्षाएं। और आपको पढ़ते समय कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा तो भी कोई बात नहीं, मेंटोरशिप प्रोग्राम का लाभ उठाइए और अपने मेंटोर से अपनी उलझन का समाधान पाइए। क्या मैं तैयार हूं? यदि इस सवाल का नहीं मिल रहा जवाब तो टेस्ट सीरीज का मिलेगा फायदा। हर एक टेस्ट से तैयार होगा आपकी सफलता का ब्रिज। यही है वो बैच जिसमें आप कर सकते हैं पढ़ाई के साथ कमाई भी। क्यों? क्योंकि हर टेस्ट के फर्स्ट रैंकर को मिलेगा 11,000 रुपए का इनाम। इतना ही नहीं, यदि आप प्री 2025 क्वालिफाई करते हैं तो आपकी पूरी फीस वापस कर दी जाएगी। ऐसे और भी कई फीचर्स हैं इस कोर्स में
जिससे आपको हासिल होगी जीएस में महारत। सो जस्ट गो अहेड, आज ही जुड़िए हमसे, अमृत लाइव कोड का यूज कीजिए और एडमिशन लीजिए, करिए अपने सपने को साकार। 23 सितंबर 2024 को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 6 साल पूरे हो गए हैं। आयुष्मान भारत योजना को 23 सितंबर 2018 को लॉन्च किया गया था। तब से ये योजना लगातार यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के लिए काम कर रही है। इस योजना की सिफारिश राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में की गई थी। योजना ने देश के सबसे वंचित तबके तक हेल्थ कवरेज को पहुंचाने का काम किया। इस योजना में 12 करोड़ से ज्यादा परिवारों को कवर करने का लक्ष्य है। ये योजना दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम का दर्जा हासिल कर चुकी है। भारत सरकार की फ्लैगशिप स्कीम आयुष्मान भारत योजना के 2 मुख्य कंपोनेंट हैं, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स यानी HWCs और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJ। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत प्रति परिवार हर साल 5 लाख का बीमा मुहैया कराया जाता है। योजना में परिवार के आकार, उम्र और जेंडर पर कोई कैपिंग नहीं रखी गई है, मतलब परिवार का कोई एक सदस्य या सभी सदस्य इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। योजना के तहत 3 दिन का प्री हॉस्पिटलाइजेशन और 15 दिन के पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का खर्च उठाया जाता है, जिसमें डायग्नोस और मेडिकेशन जैसे खर्चे शामिल हैं। योजना में नेशन वाइड पोर्टेबिलिटी है, मतलब लाभार्थी पूरे भारत में कहीं भी इलाज करा सकते हैं, बशर्ते हॉस्पिटल योजना के तहत इम्पैनल्ड हो। इसके तहत द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य सेवाएं निजी और सरकारी हॉस्पिटल्स में हासिल की जा सकती हैं। 11 सितंबर 2024 को कैबिनेट ने इस योजना के तहत दिए जाने वाले हेल्थ कवरेज को 70 साल और उससे ऊपर के सभी सीनियर सिटीजन्स पर लागू करने के फैसले को भी मंजूरी दे दी। इसमें आय का कोई बैरियर नहीं है, मतलब किसी भी आय वर्ग के 70 साल और उससे ऊपर के सभी सीनियर सिटीजन्स पर भी ये योजना लागू होगी। सरकार के मुताबिक 4.5 करोड़ परिवारों के तकरीबन 6 करोड़ लोग इस योजना के लाभार्थियों में ऐड होंगे। योजना के तहत लाभार्थी देश के ऐसे सरकारी और निजी हॉस्पिटल्स में कैशलेस ट्रीटमेंट करा सकते हैं जो इस योजना में लिस्टेड हों। योजना में हॉस्पिटल्स की लिस्टिंग में राज्यों की भूमिका है। इसमें फाइनल डिसीजन राज्यों का होता है, मतलब ये कि कौन से हॉस्पिटल्स योजना को लागू करने के लिए शामिल होंगे या किस प्रोसेस के जरिए शामिल होंगे, ये राज्य डिसाइड करते हैं। इस योजना को लागू करने के लिए NHA यानी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जिम्मेदार है। NHA भारत सरकार के परिवार और स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय के तहत एक शीर्ष निकाय है। 22 से 23 सितंबर के दौरान UN की समिट ऑफ द फ्यूचर का आयोजन न्यूयॉर्क में किया गया। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें हिस्सा लिया। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्वाड की बैठक में हिस्सा लेने USA गए हुए थे। समिट ऑफ द फ्यूचर में UNGA यानी UN जनरल असेंबली ने पैक्ट फॉर द फ्यूचर को अडॉप्ट किया। इस पैक्ट का मकसद 21वीं सदी में UN को वैश्विक मंच के तौर पर ज्यादा प्रासंगिक बनाना है। देखिए, दुनिया में हर तरफ हो रहे युद्ध और विवादों के चलते UN की काफी आलोचना हो रही है। कहा जा रहा है कि ये संस्था अब इरेलेवेंट हो चुकी है। रूस और ईरान उन 7 देशों में शामिल थे जिन्होंने इस पैक्ट का विरोध किया। UN ने इस समझौते को एक ऐतिहासिक घोषणा पत्र बताया है। इसमें आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर विश्व की दिशा में कार्य करने का संकल्प लिया गया है। UN के हर पैक्ट की तरह यह समझौता भी बहुत व्यापक है, लेकिन कुछ जरूरी थीम्स इसमें हाईलाइट की गई हैं, जैसे सतत विकास, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, विज्ञान, तकनीक और नवाचार, युवा और भविष्य की पीढ़ियां, वैश्विक प्रशासन में बदलाव इत्यादि। इसमें संयुक्त राष्ट्र के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते की प्रतिबद्धताओं को हासिल करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ने की शपथ ली गई है। पैक्ट में 2 दस्तावेज और शामिल किए गए हैं, जिनमें एक है ग्लोबल डिजिटल इम्पैक्ट, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नियमन से जुड़ा है। वहीं दूसरा है डिक्लेरेशन ऑन फ्यूचर जनरेशंस, जिसमें आने वाली पीढ़ियों की वेलबींग के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फोकस करने की बात कही गई है। जैसे कि मैंने बताया कि इस पैक्ट को UNGA द्वारा अडॉप्ट किया गया था। ध्यान रखिए कि UNGA UN का एक प्रमुख नीति निर्माता अंग है। यह सभी सदस्य देशों को बहुपक्षीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच मुहैया कराता है। इसमें शामिल सभी 193 देशों के वोट की वैल्यू बराबर है। UNGA के कुछ प्रमुख कामों की बात कर लें तो यह सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर सेक्रेटरी जनरल को नियुक्त करती है। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के चुनाव के लिए जिम्मेदार है। UN बजट को अप्रूव करती है। UN चार्टर के मुताबिक UNGA वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के उन मुद्दों को देखने के लिए भी जिम्मेदार है जिन्हें UNSC के द्वारा हैंडल नहीं किया जाता। हरिनी अमर सूर्या को श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। कल के न्यूज एट 9 में मैंने बताया था कि श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनावों में अनुरा कुमारा दिसानायके को जीत हासिल हुई। उसके बाद से ही प्रधानमंत्री के नाम को लेकर कयास लगाए जा रहे थे। अब श्रीलंका के नए राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री की नियुक्ति की घोषणा कर दी। श्रीलंका एक लोकतांत्रिक गणराज्य है और एकात्मक राज्य है जो अर्ध राष्ट्रपति प्रणाली द्वारा शासित है।
इसमें राष्ट्रपति प्रणाली और संसदीय प्रणाली का मिक्सचर दिखता है। संविधान के अधिकांश प्रावधानों को संसद में 2/3 बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। वहीं भाषा, धर्म, श्रीलंका को एकात्मक राज्य के तौर पर संदर्भित करने जैसे कुछ विशेष संशोधन के लिए 2/3 बहुमत और राष्ट्रव्यापी जनमत संग्रह के जरिए अनुमोदन की जरूरत होती है। श्रीलंका का राष्ट्रपति देश का मुखिया, सशस्त्र बलों का कमांडर इन चीफ और सरकार का प्रमुख होता है। उसे 5 साल के कार्यकाल के लिए जनता चुनती है। राष्ट्रपति कैबिनेट का मुखिया होता है और संसद के निर्वाचित सदस्यों में से मंत्रियों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति को पद पर रहते हुए किसी भी आधिकारिक या निजी क्षमता में किए गए किसी भी काम के संबंध में कानूनी कार्यवाही से छूट प्राप्त है। एक तरह से लीगल इम्यूनिटी हासिल है। 2015 में संविधान में 19वें संशोधन के बाद से राष्ट्रपति के पास 2 कार्यकाल होते हैं। पहले कार्यकाल पर कोई सीमा नहीं थी। बता दें कि श्रीलंका दक्षिण एशिया में स्थित एक आइलैंड नेशन है। ये भारत के दक्षिण में स्थित है। भारत और श्रीलंका के बीच पाक स्ट्रेट मौजूद है। ये देश दक्षिण पश्चिम में मालदीव के साथ जलीय सीमा भी साझा करता है। श्रीलंका को भौगोलिक तौर पर 3 क्षेत्रों में बांटते हैं: सेंट्रल हाईलैंड्स, मैदान और तटीय क्षेत्र। हिंद महासागर में स्थित ये छोटा सा आइलैंड नेशन कूटनीतिक लिहाज से बहुत अहम है। श्रीलंका हिंद महासागर के समुद्री संचार मार्ग पर स्थित है। ये रास्ता वैश्विक व्यापार में अहम भूमिका निभाता है। भारत के पूर्वी और पश्चिमी तट के बीच होने वाला व्यापार भी श्रीलंका से होकर जाता है। भारत और चीन एशिया के 2 बड़ी शक्तियां, दोनों की विदेश नीति में श्रीलंका बहुत ही महत्वपूर्ण जगह रखता है। चंद्रयान 3 इसरो के द्वारा चंद्रमा पर भेजा गया एक माइलस्टोन है, जिसने वैश्विक स्तर पर अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की इमेज को मजबूती प्रदान की है। अब खबर आ रही है कि इसरो के प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा की सतह पर 160 किलोमीटर व्यास वाला एक बेहद पुराना क्रेटर खोजा, जो शायद दक्षिणी ध्रुव एटकिन SPA बेसिन से भी पुराना हो सकता है। अभी तक SPA को चंद्रमा की सतह के सबसे बड़े और पुराने बेसिनों में से एक माना जाता है, जो लगभग 2500 किलोमीटर चौड़ा है और 13 किलोमीटर गहरा है। यह बेसिन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में स्थित है। इसका निर्माण करोड़ों साल पहले एक बड़े उल्कापिंड के टक्कर से हुआ था। इसमें पुरानी चट्टानें और खनिज मौजूद हैं, जो चंद्रमा की उत्पत्ति और विकास के बारे में जानकारी दे सकते हैं। यह खोज वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अहम है, क्योंकि इससे पता चलता है कि चंद्रमा पर अतीत में बड़े पैमाने पर उल्कापिंडों की टक्करें हुई हैं, जिन्होंने इसकी सतह को आकार दिया। इसके साथ ही इस खोज से चंद्रमा के भूगर्भीय इतिहास के पुराने अध्याय खुलने लगे हैं। इनसे चंद्रमा की उत्पत्ति के समय के बारे में और जानकारी मिल सकती है। देखिए, 14 जुलाई 2023 को इसरो ने चंद्रमा के लिए अपना तीसरा मिशन चंद्रयान 3 लॉन्च किया था। चंद्रयान 3 आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। इसे GSLV Mark 3 लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया गया। इस लॉन्च व्हीकल को बाहुबली नाम दिया गया था। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर 23 अगस्त 2023 को लैंडिंग की। 23 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के तौर पर मनाया जाता है। भारत ने चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट को शिव शक्ति नाम दिया था। चंद्रयान 3 का डेटा दुनिया भर के वैज्ञानिकों को चंद्रमा को बेहतर ढंग से समझने में मदद कर रहा है। ये 2027 के लिए प्लांट चंद्रयान 4 सहित आगामी चंद्र मिशनों में भी मददगार साबित होगा। आइए देखें आज का टर्म ऑफ द डे। आज का टर्म ऑफ द डे है गांधीयन इनोवेशन, यानी गांधी जी का नवाचार। गांधीयन इनोवेशन से मतलब है कम निवेश में ज्यादा उत्पादन, जो कि ज्यादा लोगों के लिए हो। इसमें कम संसाधनों में ज्यादा उत्पादन पर फोकस किया जाता है। साथ ही स्थानीय स्तर पर मौजूद संसाधनों के जरिए उत्पादन पर जोर दिया जाता है, जैसे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चरखे का इस्तेमाल करके सूत काटना, स्थानीय स्तर पर नमक बनाने पर जोर देना इत्यादि। पहला सवाल है, फाल्कन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से किस राज्य को जानते हैं? नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश या फिर तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, श्रीलंका में प्रधानमंत्री के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? हरिनी अमर सूर्या, अनुरा कुमारा दिसानायके, श्रीमाओ भंडार नायके या फिर अनुरा भंडार नायके। आइए देखें पिछले बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न पूछे गए थे, उनके सही जवाब क्या है। पहला सवाल था, हाल ही में श्रीलंका में राष्ट्रपति के पद पर किसे चुना गया? गोताबाया राजपक्षे, अनुरा कुमारा दिसानायके, सजीथ प्रेमदासा या फिर रानिल विक्रमसिंघे। सही जवाब है विकल्प बी, यानी अनुरा कुमारा दिसानायके। अगला प्रश्न था, क्वाड कैंसर मूनशॉट में किस कैंसर पर फोकस किया जा रहा है? स्किन कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर या फिर ब्लड कैंसर। सही जवाब है विकल्प बी, यानी सर्वाइकल कैंसर। क्या आपके मन में कंफ्यूजन है कि IAS प्रिपरेशन को कैसे डेस्टिनेशन तक पहुंचाएं? तो जुड़िए UPSC IAS प्रीलिम्स टू इंटरव्यू यानी P2I बैच से, जिसमें आपके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है मौजूद। आप गांव में हैं या शहर में, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि इस बैच में आपको मिलेंगी 1000+ आवर्स की लाइव ऑनलाइन कक्षाएं। और आपको पढ़ते समय कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा तो भी कोई बात नहीं, मेंटोरशिप प्रोग्राम का लाभ उठाइए और अपने मेंटोर से अपनी उलझन का समाधान पाइए।
क्या मैं तैयार हूं? यदि इस सवाल का नहीं मिल रहा जवाब तो टेस्ट सीरीज का मिलेगा फायदा। हर एक टेस्ट से तैयार होगा आपकी सफलता का ब्रिज। यही है वो बैच जिसमें आप कर सकते हैं पढ़ाई के साथ कमाई भी। क्यों? क्योंकि हर टेस्ट के फर्स्ट रैंकर को मिलेगा 11,000 रुपए का इनाम। इतना ही नहीं, यदि आप प्री 2025 क्वालिफाई करते हैं तो आपकी पूरी फीस वापस कर दी जाएगी। ऐसे और भी कई फीचर्स हैं इस कोर्स में जिससे आपको हासिल होगी जीएस में महारत। सो जस्ट गो अहेड, आज ही जुड़िए हमसे, अमृत लाइव कोड का यूज कीजिए और एडमिशन लीजिए, करिए अपने सपने को साकार। बीते दिनों पोप फ्रांसिस एशिया के कुछ देशों की यात्रा पर थे। वे सिंगापुर, इंडोनेशिया और ईस्ट तिमोर देशों की यात्रा पर थे। अब उनकी इस यात्रा की मीटिंग्स की बातें एक रिपोर्ट के जरिए बाहर आई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पोप फ्रांसिस ने म्यांमार की जेल में बंद आंग सान सू की को वेटिकन सिटी में शरण देने की मांग की है। देखिए, पोप फ्रांसिस रोमन कैथोलिक चर्च से संबंधित हैं। एक बार हम इस सिस्टम की हायरार्की को समझ लेते हैं। इस व्यवस्था में शीर्ष पर पोप हैं और वो कैथोलिक चर्च के लीडर होते हैं। पोप वेटिकन सिटी के राज्य अध्यक्ष भी होते हैं। इनका चुनाव कार्डिनल्स करते हैं जो इस व्यवस्था में दूसरे पायदान पर आते हैं। कार्डिनल्स के बाद आर्क बिशप्स यानी प्रधान पादरियों का स्थान आता है। आर्क बिशप्स इनके नीचे के पायदान में आने वाले बिशप्स में ही कुछ मुख्य बिशप्स होते हैं। बिशप के बाद प्रीस्ट यानी कि पादरी का स्थान आता है। इसके बाद हायरार्की में डिकॉन यानी छोटे पादरी आते हैं और आखिर में आम लोग होते हैं जिन्हें इस व्यवस्था में लेइटी कहते हैं। जिन आंग सान सू की को शरण देने की सिफारिश पोप ने की है उनकी कहानी कुछ इस तरह है। आंग सान सू की के नेतृत्व वाली नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी ने 2015 में म्यांमार में हुए चुनावों में जीत दर्ज की थी। ये 25 सालों में हुए म्यांमार में पहले लोकतांत्रिक चुनाव थे। 1991 में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता आंग सान सू की म्यांमार समेत पूरी दुनिया में मानवाधिकारों की लड़ाई के लिए मिसाल बनकर उभरी थीं। लेकिन 2017 में अंतर्राष्ट्रीय समर्थकों के बीच उनकी साख गिर गई। उन पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने रोहिंग्या समुदाय पर सेना द्वारा अत्याचार को रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया। इस पूरे मामले की जांच अभी यूएन में पेंडिंग है। 2021 में म्यांमार में तख्तापलट हुआ और सेना ने आंग सान सू की को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि दक्षिण पूर्व एशिया में बसा म्यांमार पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था। म्यांमार अपनी सीमा भारत, बांग्लादेश, चीन, लाओस और थाईलैंड से साझा करता है। भारत का राज्य तमिलनाडु बहुत जल्द मलेरिया मुक्त होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। राज्य द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक 2024 में तमिलनाडु के 33 जिलों में स्थानीय स्तर पर मलेरिया का एक भी मामला दर्ज नहीं किया गया है। डायरेक्टोरेट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन ऑन इंसिडेंस ऑफ मलेरिया द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक 2020 में राज्य में मलेरिया की वजह से कोई मौत दर्ज नहीं की गई। वहीं 2020 में मलेरिया के 891 मामले दर्ज किए गए थे जो कि 2024 में घटकर मात्र 224 तक पहुंच गए हैं। मलेरिया उन्मूलन से मतलब होगा कि राज्य के सभी 38 जिलों में मलेरिया के 0 मामलों के साथ इसकी वापसी की भी गुंजाइश न हो। तमिलनाडु में राष्ट्रीय स्तर के टारगेट की तरह ही 2030 तक मलेरिया उन्मूलन के प्रयास किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि मलेरिया एक गंभीर बीमारी है जो कि इंसानों में मच्छर के काटने से फैलती है। आप जानते हैं मलेरिया के लिए जिम्मेदार प्लाज्मोडियम पैरासाइट होता है, लेकिन इसके फैलाने का काम मच्छर करते हैं। आमतौर पर मलेरिया पूरी दुनिया में ही होता है, लेकिन इसके ज्यादातर मामले गर्म तापमान और उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में ही देखने को मिलते हैं। इसीलिए पूरी दुनिया में मलेरिया के 94% मामले अफ्रीका रीजन में देखने को मिलते हैं। मलेरिया इंसानों में फीमेल एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। इंसानों में पैरासाइट से संक्रमित मच्छर के काटने से 10 से 14 दिन के बाद मलेरिया रोग होता है। मलेरिया के लिए 5 तरह के प्लाज्मोडियम पैरासाइट जिम्मेदार हैं। इनमें शामिल हैं पी मलेरिया, पी ओवाले, पी नोवेसी, पी फाल्सिफेरम और पी विवैक्स। भारत में आमतौर पर पी फाल्सिफेरम और पी विवैक्स मलेरिया के मामले रिपोर्ट किए जाते हैं। भारत ने नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन 2016 से 2030 लॉन्च किया है और इसके तहत 2030 तक पूरे देश से मलेरिया का उन्मूलन होना है। मलेरिया का डायग्नोस लैब टेस्ट के जरिए किया जाता है जिसमें रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट RDT शामिल है। इस टेस्ट से ब्लड में प्लाज्मोडियम परजीवी की उपस्थिति का पता चलता है। ध्यान रखिए कि गैम्बूसिया फिश के जरिए भी मच्छरों को नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है। गैम्बूसिया फिश को मॉस्किटो फिश के नाम से भी जानते हैं और ये मच्छरों के लार्वा को कंट्रोल करने के लिए बायोलॉजिकल एजेंट के तौर पर काम करती है। गैम्बूसिया अफेनिस USA के दक्षिण पूर्वी जल निकायों में स्थानिक है। एक मछली प्रतिदिन तकरीबन 100 से 300 लार्वा खा सकती है। दुनिया भर के विभिन्न हिस्सों में गैम्बूसिया मछली को मच्छर नियंत्रण तकनीक में 1 दशक से ज्यादा वक्त से यूज किया जा रहा है।
भारत में मलेरिया नियंत्रण तकनीक में मॉस्किटो फिश का प्रयोग 1928 से किया जा रहा है, लेकिन फिर कुछ देशों में इस मछली के प्रयोग पर रिसर्च हुई जिसमें पता चला कि ये स्थानीय मरीन बायोडायवर्सिटी को नुकसान पहुंचा रही हैं। इसके चलते 1982 में WHO ने इसे मच्छरों को नियंत्रित करने वाले एजेंट के तौर पर रिकमेंड करना बंद कर दिया। 2018 में भारत के राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण यानी NBA ने भी इसे इन्वेजिव एलियन स्पीशीज घोषित कर दिया। बावजूद इसके भारत में सरकारी और गैर सरकारी संगठनों ने मच्छर नियंत्रण के लिए इसका प्रयोग जारी रखा है। बीते साल आंध्र प्रदेश ने इसे अपने जलीय निकायों में मच्छरों को कंट्रोल करने के मकसद से छोड़ा था। साल 2021 में दुनिया की पहली वैक्सीन RTS.S को भी WHO की मंजूरी मिल गई। इस वैक्सीन का ट्रेड नेम मॉक्सिविरिक्स है। ये वैक्सीन P. falciparum मलेरिया के लिए भी कारगर है। 25 सितंबर का दिन भारत में अंत्योदय दिवस के तौर पर मनाया जाता है। भारत में यह दिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के मौके पर मनाया जाता है। अंत्योदय का मतलब है अंतिम व्यक्ति का उत्थान, मतलब समाज के सबसे वंचित व्यक्ति के उत्थान के लिए प्रयास करना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म 25 सितंबर 1916 को उत्तर प्रदेश के मथुरा में हुआ था। उन्हें भारतीय जनसंघ के सह संस्थापक के तौर पर याद किया जाता है। भारतीय जनसंघ भारतीय जनता पार्टी की पूर्ववर्ती संस्था थी। वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के विचारकों में से एक थे। उनके द्वारा दिए गए दर्शन को एकात्म मानववाद कहा जाता है। एकात्म मानववाद का मकसद है व्यक्ति और समाज की जरूरतों को संतुलित करते हुए प्रत्येक मानव के लिए गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित करना। यह प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग का समर्थन करता है जिससे कि उन संसाधनों की पुनः पूर्ति की जा सके। एकात्म मानववाद न केवल राजनीतिक बल्कि आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र तथा स्वतंत्रता को भी बढ़ावा देता है। इसमें एक स्वदेशी सामाजिक आर्थिक मॉडल प्रस्तुत किया जाता है जिसमें विकास के केंद्र में मानव हो। आज के मशीनी युग में उनका यह सिद्धांत प्रासंगिक भी है। 2015 में राष्ट्रीय आजीविका मिशन का नाम बदलकर दीनदयाल अंत्योदय मिशन कर दिया गया था। 2018 में मुगलसराय जंक्शन रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल के सम्मान में दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया गया था। 1968 में मुगलसराय में ही उनका निधन हुआ था। भारत MSFN यानी मिनरल सिक्योरिटी फाइनेंस नेटवर्क में आधिकारिक तौर पर शामिल हो गया है। देखिए, जून 2023 में भारत USA के नेतृत्व वाले मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप यानी MSP में शामिल हुआ था। MSFN को MSP के फ्रेमवर्क के आधार पर ही तैयार किया गया है। एक तरह से मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप का ही कायाकल्प कर दिया गया है। इस ग्रुप का मकसद कोबाल्ट, निकेल और लिथियम समेत 17 रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई पर फोकस करना है। इनमें से कोबाल्ट, निकेल और लिथियम की जरूरत तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरी के लिए है। वहीं रेयर अर्थ मिनरल्स पृथ्वी पर बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। चीन इस फील्ड में लंबे वक्त से एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। उसने रेयर अर्थ मिनरल्स की प्रोसेसिंग के लिए अवसंरचना पर भी बहुत इन्वेस्ट किया है, काम किया है। वहीं चीन ने अफ्रीका में मौजूद इन मिनरल्स की माइंस को भी हासिल कर लिया है। USA के नेतृत्व वाला यह मिनरल सिक्योरिटी फाइनेंस नेटवर्क इस फील्ड में चीन को चुनौती देने के मकसद से ही तैयार किया गया है। आपको बता दें कि रेयर अर्थ मिनरल्स में 17 तत्वों को शामिल किया जाता है। इन्हें लाइट रेयर अर्थ एलिमेंट LREE और हैवी रेयर अर्थ एलिमेंट HREE के तौर पर वर्गीकृत किया जाता है। इनका प्रयोग हाई एंड वाले इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों में होता है। भारत में लैंटनम, सेरियम, नियोडिमियम, प्रेसियोडिमियम और सैमेरियम जैसे रेयर अर्थ मिनरल्स पाए जाते हैं, लेकिन डिस्प्रोसियम, टेरेबियम, यूरोपियम इन जैसे रेयर अर्थ मिनरल्स जिन्हें हैवी रेयर अर्थ एलिमेंट में शामिल किया जाता है, ये भारत में नहीं के बराबर हैं। वहीं चीन की रेयर अर्थ मिनरल्स के वैश्विक उत्पादन में 70% के लगभग हिस्सेदारी है। आइए देखें आज का टर्म ऑफ द डे। आज का टर्म ऑफ द डे है ब्लैक कोरल्स। ब्लैक कोरल्स कोरल्स का एक समूह होता है जो कि एंटीपैथेरिया समूह से ताल्लुक रखते हैं। ब्लैक कोरल्स उथले पानी से लेकर किसी भी गहराई तक पाए जा सकते हैं। आमतौर पर इन्हें डीप सी कोरल्स के तौर पर भी जानते हैं। साथ ही ये एल्गी के साथ सिम्बायोटिक रिलेशन में नहीं होते, उन्हें प्रकाश की जरूरत भी नहीं होती, इसलिए गहरे पानी में सर्वाइव कर पाते हैं। ब्लैक कोरल्स में प्रोटीन का बना कंकाल पाया जाता है। पहला प्रश्न है, गैम्बूसिया मछली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गैम्बूसिया मछली को पहली बार ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में प्रयोग किया गया। गैम्बूसिया मछली मच्छरों को नियंत्रित करने में प्रभावी है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है या है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न तो एक नहीं दो। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र सरकार ने पुणे के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? छत्रपति शिवाजी महाराज, बाला साहेब ठाकरे, जगत गुरु संत तुकाराम या फिर संत एकनाथ? आइए देखें पिछले बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न मैंने पूछे थे, उनके सही जवाब क्या हैं। पहला प्रश्न था,
फाल्कन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से किस राज्य को जाना जाता है? नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु। सही जवाब है नागालैंड यानी विकल्प ए। और अगला प्रश्न था, श्रीलंका में प्रधानमंत्री के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? हरिनी अमरसूरिया, अनुरा कुमारा दिसानायके, श्रीमाओ भंडारनायके या फिर अनुरा भंडारनायके। सही जवाब है हरिनी अमरसूरिया यानी कि विकल्प ए। क्या आपके मन में कंफ्यूजन है कि आईएएस प्रिपरेशन को कैसे डेस्टिनेशन तक पहुंचाएं? तो जुड़िए यूपीएससी आईएएस प्रीलिम्स टू इंटरव्यू यानी P2I बैच से, जिसमें आपके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है मौजूद। आप गांव में हैं या शहर में, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि इस बैच में आपको मिलेंगी 1000+ आवर्स की लाइव ऑनलाइन कक्षाएं। और आपको पढ़ते समय कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा तो भी कोई बात नहीं, मेंटोरशिप प्रोग्राम का लाभ उठाइए और अपने मेंटोर से अपनी उलझन का समाधान पाइए। क्या मैं तैयार हूं? यदि इस सवाल का नहीं मिल रहा जवाब तो टेस्ट सीरीज का मिलेगा फायदा। हर एक टेस्ट से तैयार होगा आपकी सफलता का ब्रिज। यही है वो बैच जिसमें आप कर सकते हैं पढ़ाई के साथ कमाई भी। क्यों? क्योंकि हर टेस्ट के फर्स्ट रैंकर को मिलेगा 11,000 रुपए का इनाम। इतना ही नहीं, यदि आप प्री 2025 क्वालिफाई करते हैं तो आपकी पूरी फीस वापस कर दी जाएगी। ऐसे और भी कई फीचर्स हैं इस कोर्स में जिससे आपको हासिल होगी जीएस में महारत। सो जस्ट गो अहेड, आज ही जुड़िए हमसे, अमृत लाइव कोड का यूज कीजिए और एडमिशन लीजिए, करिए अपने सपने को साकार। 26 सितंबर CSIR का स्थापना दिवस मनाया जाता है। CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट की संस्था है। इसका गठन एक स्वायत्त संस्था के तौर पर 1942 में किया गया था। इसे सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत रजिस्टर किया गया है। CSIR की पहुंच 37 राष्ट्रीय लैब्स के साथ साथ पूरे देश भर में है। डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर CSIR के फाउंडर डायरेक्टर थे। उन्होंने देश के विज्ञान और तकनीक की अवसंरचना निर्माण और नीतियों के निर्माण में बहुत अहम भूमिका निभाई थी। देश के प्रधानमंत्री CSIR के पदेन अध्यक्ष होते हैं। वर्तमान में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी CSIR के अध्यक्ष हैं। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री इसके पदेन उपाध्यक्ष होते हैं। वर्तमान में डॉक्टर जितेंद्र सिंह इस पद पर हैं। इसकी गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष डायरेक्टर जनरल होते हैं। डॉक्टर नल्लाथंबी कलासेल्वी CSIR के डायरेक्टर जनरल के पद पर हैं। वे इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला हैं। CSIR के विजन में मेंशन है, आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने के साथ साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा नवाचारों के जरिए देश के नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ावा देना। CSIR की उपलब्धियों की बात करें तो इसने स्वदेशी तौर पर निर्मित एक कॉम्पैक्ट ट्रैक्टर विकसित किया है। CSIR प्राइमा ET11 नाम का ये ट्रैक्टर छोटे और सीमांत किसानों की जरूरतों को पूरा करने के मकसद से तैयार किया गया है। CSIR IIP ने जेट्रोफा ऑयल से पहला बायो एविएशन फ्यूल भी तैयार किया था, जिससे भारत में पहली बार बायोफ्यूल पावर्ड फ्लाइट संचालित हुई थी। यह फ्लाइट दिल्ली से देहरादून के बीच चली थी। CSIR, IIP और गेल ने मिलकर एक ऐसी तकनीक भी इजाद की जिससे 1 टन प्लास्टिक वेस्ट से तकरीबन 850 लीटर क्लीन ग्रेड डीजल तैयार किया जा सकता है। वहीं भारतीय निर्देशक द्रव्य BND 420 भारत का पहला घरेलू उच्च शुद्धता वाला गोल्ड रेफरेंस स्टैंडर्ड है, जिसे इंडिया गवर्नमेंट मिंट IGM, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, CSIR NPL के सहयोग से विकसित किया गया है। कर्नाटक सरकार ने KHIR यानी नॉलेज हेल्थ इनोवेशन रिसर्च सिटी प्रोजेक्ट के पहले फेज की लॉन्चिंग की है। ये भारत में अपनी तरह का पहला प्रोजेक्ट है। इसके जरिए कर्नाटक राज्य में स्वास्थ्य सेवा, नवाचार और अनुसंधान के क्षेत्र में क्रांति लाने का प्रयास किया जा रहा है। नई KHIR सिटी बेंगलुरु शहर के नजदीक तकरीबन 2000 एकड़ में तैयार की जाएगी। पहले फेज में 500 एकड़ को कवर किया जाएगा। KHIR सिटी केम्पागोडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर डोड्डाबल्लापुरा और डोबासपेट के बीच स्थित होगी। इस पूरे प्रोजेक्ट पर 40,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ तकरीबन 1 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन की बात कही जा रही है। यहाँ वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल्स और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स की स्थापना की जाएगी। यहाँ फ्यूचर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, सेमीकंडक्टर्स, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, एरोस्पेस, रक्षा क्षेत्र और अंतरिक्ष तकनीक को प्राथमिकता दी जाएगी। इसे इंटरनेशनल इनोवेशन हब्स मसलन सिंगापुर स्थित बायोपोलिस और USA स्थित रिसर्च ट्रायंगल पार्क की तर्ज पर तैयार किया जाएगा। कर्नाटक सरकार के मुताबिक KHIR सिटी को हर लिहाज से एक मॉडल सिटी के तौर पर डेवलप किया जाएगा। देखिए, कर्नाटक की बात करें तो ये भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिम केंद्रीय भाग में स्थित है। इसके उत्तर में गोवा और महाराष्ट्र, पूर्व में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, दक्षिण में केरल और दक्षिण पूर्व में तमिलनाडु राज्य स्थित हैं। कर्नाटक का 2000 साल से भी ज्यादा का लिखित इतिहास उपलब्ध है।
कर्नाटक पर नंद, मौर्य, सातवाहन राजाओं के अलावा 4वीं शताब्दी के मध्य से स्थानीय राजवंशों जैसे बनवासी के कंदम और गंगों का शासन रहा है। कल्याण के चालुक्य राजाओं और हैलेबीडु के होयसल सामंतों ने यहाँ पर कला के दृष्टि से सुंदर मंदिरों का भी निर्माण कराया। मिताक्षर के लेखक विज्ञानेश्वर कल्याण राज्य में ही रहते थे। महान धार्मिक नेता बासवेश्वर कल्याण साम्राज्य में मंत्री थे। कर्नाटक की कला संस्कृति में विजयनगर साम्राज्य और बहमनी सुल्तानों का बहुत प्रभाव है। यहाँ बीजापुर के आदिलशाही शासकों ने भारतीय सारा सैनिक शैली के भवनों का निर्माण किया। चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की हार के बाद कर्नाटक ब्रिटिश शासन के अधीन हो गया। स्वतंत्रता के बाद 1953 में मैसूर राज्य बना। 1956 में कन्नड़ प्रभुत्व वाले सभी क्षेत्रों को शामिल करके विस्तारित मैसूर राज्य बनाया गया। 1973 में इसका नाम बदलकर कर्नाटक किया गया। आप बुखार आने पर आमतौर पर कौन सी टैबलेट लेते हैं? पूरी संभावना है कि आपका जवाब पैरासिटामोल होगा। खबर है पैरासिटामोल और पेन डी जैसी 53 दवाओं को लेकर। दरअसल ये दवाएं CDSCO यानी सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की गुणवत्ता जांच में फेल हो गईं। CDSCO ने हाल ही में एक मंथली रिपोर्ट जारी की थी। रिपोर्ट में पैरासिटामोल, पेन डी और कैल्शियम सप्लीमेंट समेत कई विटामिन C, विटामिन B कॉम्प्लेक्स और डायबिटीज की दवाओं को नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी मतलब मानक गुणवत्ता नहीं घोषित किया गया है। इसे NSQ अलर्ट भी कहा जाता है। NSQ अलर्ट स्टेट ड्रग ऑफिसर्स द्वारा महीने में होने वाली जांच की सैंपलिंग के दौरान जारी किया जाता है। इसके बाद पल्मोसेल के दवा निर्माता की ओर से एक जवाब भी आया है कि जिन दवाओं की सैंपलिंग की गई उस बैच का निर्माण उनकी कंपनी के द्वारा नहीं किया गया है, मतलब कि ये नकली दवाएं हैं। हालांकि इस पूरे मामले की जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। आपको बता दें, CDSCO नई दिल्ली स्थित एक नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी है। CDSCO केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज के तहत काम करता है। इसे ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स के नियमन की शक्तियां ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 से मिलती हैं। इस एक्ट के तहत CDSCO को कई काम सौंपे गए हैं। इनमें दवाओं का अप्रूवल, क्लिनिकल ट्रायल, दवाओं के लिए स्टैंडर्ड, आयात की जाने वाली दवाओं की गुणवत्ता पर नियंत्रण इत्यादि शामिल हैं। इसके अलावा CDSCO कुछ क्रिटिकल दवाओं जैसे कि वैक्सीन, ब्लड प्रोडक्ट इत्यादि की लाइसेंसिंग के लिए भी जिम्मेदार है। साथ ही किसी दवा या कॉस्मेटिक पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति भी इस संस्था के पास है। CDSCO के प्रमुख ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया होते हैं। वर्तमान में इस पद पर डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी हैं। 14 से 18 अक्टूबर 2024 के बीच 19वें इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज का आयोजन नई दिल्ली स्थित यशोभूमि में किया जाना है। इसकी मेजबानी CDSCO और WHO के द्वारा की जा रही है। इसकी थीम स्मार्ट रेगुलेशन डिलीवरिंग क्वालिटी अश्योर्ड मेडिकल प्रोडक्ट्स फॉर ऑल रखी गई है। बीते दिनों UN की समिट ऑफ फ्यूचर आयोजित हुई थी। इसमें ताइवान के अधिकारियों ने ताइवान को UN की व्यवस्था में शामिल करने की बात कही थी। तो चलिए समझते हैं कि आर्थिक तौर पर सशक्त ताइवान UN में शामिल क्यों नहीं है। देखिए, दक्षिण चीन सागर में बसा ताइवान चीन से ताइवान स्ट्रेट यानी ताइवान जल संधि के जरिए अलग होता है। ताइवान अपने आसपास के द्वीप और चीन के तट से सटे तमाम छोटे मोटे द्वीपों पर दावा किया करता है। इनमें मात्सु, क्वेमेओ और वचियू जैसे द्वीप शामिल हैं। ताइवान एशिया महाद्वीप के दक्षिण पूर्वी तट से महज 160 किलोमीटर की दूरी पर है। ऐतिहासिक दावों के मुताबिक ये आइलैंड चीनी साम्राज्य के पूर्ण नियंत्रण में 17वीं शताब्दी में आया था। लेकिन पहले सिनो जापानीज वॉर यानी पहले चीन जापान युद्ध के दौरान चीन का किंग साम्राज्य हार गया और 1895 में इस आइलैंड पर जापान का कब्जा हो गया। लेकिन वक्त ने फिर एक बार करवट ली और जापान दूसरा विश्व युद्ध हार गया। यह समय था 1945 का। ताइवान एक बार फिर से चीन के नियंत्रण में चला गया। इस वक्त चीन में जनरल चियांग काई शेक की राष्ट्रवादी पार्टी सत्ता में थी। इस पार्टी का नाम था कुओमिंटांग या KMT। इस कहानी में थोड़ा और पीछे चलते हैं। 1893 में चीन की तस्वीर बदलने वाले एक राजनेता का जन्म चीन के हुनान प्रांत में हुआ। नाम था माओ त्से-तुंग। मार्क्सवादी साहित्य पढ़कर माओ ने मार्क्स को अपना गुरु मान लिया। मार्क्स की विचारधारा से प्रभावित माओ 1921 में स्थापित CCP यानी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक सदस्य भी बने। 1945 में जापान के हारने के बाद CCP और KMT पार्टी के बीच सिविल वॉर शुरू हो गया। KMT जो कि रूलिंग पार्टी थी, उसके पास ज्यादा आधुनिक हथियार थे, लेकिन माओ की कम्युनिस्ट पार्टी की गुरिल्ला पद्धति और बेहतरीन जनरल्स के चलते KMT ने घुटने टेक दिए। 1 अक्टूबर 1949 को माओ ने PRC यानी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की। चियांग काई शेक की सरकार ने पासी के आइलैंड, जिसे ताइवान के नाम से जाना जाता है, वहां जाकर शरण ली और खुद को ROC यानी रिपब्लिक ऑफ चाइना नाम दिया।
पीआरसी और आरओसी दोनों ने ही खुद को चीन की सरकार का असली मुखिया बताया। ये दोनों तो खुद को असली बता रहे थे, लेकिन चुनौती सामने आ रही थी दुनिया के अन्य देशों को, वो किसे चीन माने, मेनलैंड चाइना में बसी पीआरसी को या ताइवान में शरण लेने वाली आरओसी को। सबसे बड़ी चुनौती सामने आई यूएन के सामने। देखिए, यूएन की स्थापना हुई थी 1945 में और सुरक्षा परिषद की स्थायी सीट हासिल थी ताइवान में बैठी चीन की सरकार आरओसी को। लेकिन बड़ी ताकतों के लिए तमाम नियम कानून के समीकरण उनके फेवर में कर दिए जाते हैं। वैश्विक स्तर पर कई बार ऐसी घटनाएं घटित होती हैं कि हमें लगता है कि नियम कानून जैसी बातें केवल छोटे और आर्थिक तौर पर कमजोर देशों के लिए बनी हैं। बीजिंग में बैठी माओ की सरकार ने अपनी ताकत का इस्तेमाल शुरू किया और खुद को दूसरे देशों से असली चीन के मान्यता दिलवाना शुरू किया। इस दिशा में पहला कदम उठाया सोवियत यूनियन ने। सबसे पहले 1949 में पीआरसी को असली चीन की मान्यता दी गई। 1964 में माओ की पीआरसी के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित किए फ्रांस ने। इस तरह माओ की पीआरसी यूएन में स्थायी सीट की दावेदारी के लिए लगातार वार्ताएं और नेगोशिएशंस करती रही। फाइनली 25 अक्टूबर 1971 को अल्बानिया ने यूएन की जनरल असेंबली में एक रेजोल्यूशन 2758 पेश किया और इसका मकसद था चीन की सीट का भविष्य निर्धारित करना कि असल में इसका सही मालिक कौन है, ताइवान में बैठी आरओसी या मेनलैंड चाइना में बैठी माओ की पीआरसी। जाहिर है फैसला माओ के पक्ष में आया। 76 वोट माओ की पीआरसी के पक्ष में, 35 विरोध में। जैसा कि मैंने पहले बताया, बड़ी ताकतें समीकरण अपने पक्ष में बैठाना जानती हैं। 76 का यह आंकड़ा वोट के तौर पर सामने आया, इसके लिए माओ की तरफ से तमाम प्रयास पहले ही किए जा चुके थे। बहरहाल रेजोल्यूशन में साफ कहा गया कि पीआरसी यानी पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ही चीन का वास्तविक प्रतिनिधि है और इसी को यूएन की सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट हासिल है। इस रेजोल्यूशन में यह भी कहा गया कि चियांग काई शेक के प्रतिनिधियों को यूएन और उसकी संस्थाओं में गैर विधिक तरीके से हासिल सीट खाली करनी होगी। अब यही रेजोल्यूशन 2758 ताइवान के लिए भारी पड़ता है। चीन इसी रेजोल्यूशन का हवाला देकर ताइवान को यूएन में किसी भी स्तर पर शामिल करने का विरोध करता है और ताइवान लंबे वक्त से यूएन की इस व्यवस्था में शामिल करने के लिए प्रयास कर रहा है। अभी यूएन की जनरल असेंबली की सालाना बैठक भी आयोजित की जा रही है। इसमें यूएन को समावेशी बनाए जाने पर चर्चा की जानी है। देखते हैं ताइवान का भविष्य क्या होता है। आइए देखें आज का टर्म ऑफ द डे। आज का टर्म ऑफ द डे है ऑपरेशन पोलो। देखिए, ये तो आपको मालूम होगा कि जब भारत आजाद हुआ तो हैदराबाद भारत का हिस्सा नहीं था, लेकिन क्या आपको मालूम है कि इसे भारत में शामिल कराने के लिए ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। हैदराबाद में निजाम का शासन था। यहाँ की जनता बड़े पैमाने पर हिंदू थी। हैदराबाद के निजाम ने अपनी संप्रभुता बनाए रखने की आशा की और स्वतंत्रता के बाद भारत में विलय के विचार का विरोध किया। हैदराबाद रियासत के अंतिम निजाम को भारत में शामिल होने को कहा गया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। 15 अगस्त 1947 को निजाम ने हैदराबाद को एक संप्रभु राज्य घोषित किया और इससे तनाव बढ़ गए और सांप्रदायिक झड़पें हुई। 13 सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो के तहत भारतीय सेना हैदराबाद में प्रवेश कर गई। 5 दिन चले इस ऑपरेशन से भारतीय सेना के सामने निजाम ने समर्पण कर दिया। इस तरह हैदराबाद रियासत भारत का हिस्सा बन गई। ऑपरेशन पोलो को ऑपरेशन कैटरपिलर भी कहते हैं। बताते हैं कि उस समय हैदराबाद में 17 पोलो के ग्राउंड थे। इसी वजह से इस ऑपरेशन को ऑपरेशन पोलो नाम दिया गया था। पहला सवाल है, विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आयोजन 26 सितंबर को किया जाता है। साल 2024 के लिए इस दिन की थीम एनवायरमेंटल हेल्थ क्रिएटिंग रेजिलियंस कम्युनिटीज थ्रू डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड एडॉप्टेशन रखी गई थी। उपर्युक्त में से सही कथन या कथनों को चुनना है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक नहीं दो। अगला प्रश्न, KHIR सिटी का निर्माण किस राज्य में हो रहा है? गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक या फिर आंध्र प्रदेश? आइए देखें पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या सवाल पूछे, उनके सही जवाब क्या है। पहला प्रश्न था, गैम्बूसिया मछली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गैम्बूसिया मछली को पहली बार ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में प्रयोग किया गया। गैम्बूसिया मछली मच्छरों को नियंत्रित करने में प्रभावी है। ऊपर दिए गए कथनों में से सही को चुनना था। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न ही दो। सही जवाब है दोनों कथन सही हैं, इसलिए विकल्प सी इसका सही उत्तर है। दूसरा प्रश्न था, महाराष्ट्र सरकार ने पुणे के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने को मंजूरी दी है? छत्रपति शिवाजी महाराज, बाला साहेब ठाकरे, जगत गुरु संत तुकाराम महाराज या फिर संत एकनाथ? सही जवाब है जगत गुरु संत तुकाराम महाराज, यानी विकल्प सी। क्या आपके मन में कंफ्यूजन है कि आईएएस प्रिपरेशन को कैसे डेस्टिनेशन तक पहुंचाएं? तो जुड़िए यूपीएससी आईएएस प्रीलिम्स टू इंटरव्यू यानी P2I बैच से, जिसमें आपके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है मौजूद। आप गांव में हैं या शहर में, कोई टेंशन नहीं।
क्योंकि इस बैच में आपको मिलेंगी 1000+ आवर्स की लाइव ऑनलाइन कक्षाएं। और आपको पढ़ते समय कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा तो भी कोई बात नहीं, मेंटोरशिप प्रोग्राम का लाभ उठाइए और अपने मेंटोर से अपनी उलझन का समाधान पाइए। क्या मैं तैयार हूं? यदि इस सवाल का नहीं मिल रहा जवाब तो टेस्ट सीरीज का मिलेगा फायदा। हर एक टेस्ट से तैयार होगा आपकी सफलता का ब्रिज। यही है वो बैच जिसमें आप कर सकते हैं पढ़ाई के साथ कमाई भी। क्यों? क्योंकि हर टेस्ट के फर्स्ट रैंकर को मिलेगा 11,000 रुपए का इनाम। इतना ही नहीं, यदि आप प्री 2025 क्वालिफाई करते हैं तो आपकी पूरी फीस वापस कर दी जाएगी। ऐसे और भी कई फीचर्स हैं इस कोर्स में जिससे आपको हासिल होगी जीएस में महारत। सो जस्ट गो अहेड, आज ही जुड़िए हमसे, अमृत लाइव कोड का यूज कीजिए और एडमिशन लीजिए, करिए अपने सपने को साकार। 27 सितंबर को राजा राम मोहन राय की पुण्यतिथि मनाई जाती है। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत मानते हैं। उन्हें भारतीय पुनर्जागरण के पिता, भारतीय राष्ट्रवाद के पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद के जनक, प्रथम आधुनिक पुरुष और युगदूत कहा जाता है। वे अरबी, फारसी, लैटिन संस्कृति और यूनानी भाषाओं के जानकार थे। उनका जन्म 22 मई 1772 को बंगाल के राधानगर में हुआ था और उनकी मौत 27 सितंबर 1833 को इंग्लैंड में मेनिंजाइटिस के चलते हो गई थी। उनकी समाधि इंग्लैंड के ब्रिस्टल में ही स्थित है। 1815 में उन्होंने अपने युवा समर्थकों के सहयोग से आत्मीय सभा की स्थापना की थी। ये राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित पहली संस्था थी। 1828 में उन्होंने ब्रह्म सभा की स्थापना की थी। ये संस्था ही आगे चलकर ब्रह्म समाज के नाम से मशहूर हुआ। इस समाज ने मूर्ति पूजा समेत कर्मकांडों का विरोध किया, साथ ही पुरोहित वर्ग के वर्चस्व को अस्वीकार किया। एकेश्वरवाद का समर्थन करते हुए ब्रह्म समाज ने धर्मों की आपसी एकता का सिद्धांत दिया। यह ऐसे लोगों का समूह था जो ईश्वर की एकता में विश्वास करते थे। इसमें सामाजिक रीति रिवाजों और धार्मिक कर्मकांडों के लिए कोई जगह नहीं थी। इसमें रंग, वर्ण और मत पर विचार किए बिना मानवता की सेवा पर बल दिया गया। उनके नाम में राजा कैसे जुड़ा, इसकी पूरी कहानी है। दरअसल मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने उन्हें तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा था। उन्हें इंग्लैंड में सम्राट से मुगल बादशाह अकबर द्वितीय को मिलने वाली पेंशन को बढ़ाने पर बातचीत करनी थी। तब मुगल बादशाह ने उन्हें राजा की उपाधि के साथ इंग्लैंड भेजा। उन्होंने सती प्रथा, बाल विवाह और मूर्ति पूजा जैसी सामाजिक प्रथाओं का खूब विरोध किया। सती प्रथा के विरुद्ध उनके द्वारा चलाए गए आंदोलन की बदौलत 1829 में सती प्रथा निषेध कानून लाया गया। इस प्रथा को बंद कराने के लिए उनके द्वारा किए गए प्रयास बहुत सराहनीय थे। आज हमें लगता है कि सती प्रथा गलत थी, लेकिन जिस वक्त में राजा राम मोहन राय इस प्रथा के खिलाफ लड़ रहे थे तब उनके अपने ही लोग उन्हें गलत मानते थे। अपने वक्त से आगे जाकर सोचना और अपने ही लोगों से लड़ना बड़ा मुश्किल काम होता है। सती प्रथा को विलियम बेंटिक ने कानून बनाकर प्रतिबंधित किया था। बंगाल सती विनियमन 1829 द्वारा विधवाओं को जलाना अवैध घोषित किया गया। उन्होंने पर्शियन लैंग्वेज में एक जर्नल मिरातुल अखबार और बांग्ला भाषा में संवाद कौमुदी न्यूज़पेपर शुरू किया था। उन्होंने अपनी पहली पुस्तक पर्शियन लैंग्वेज में तोहफत उल मुवाहिदीन यानी एकेश्वरवादियों को उपहार लिखी थी। उनके द्वारा लिखी गई अन्य किताबों में द प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, द गाइड ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस इत्यादि प्रमुख हैं। वीपो यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 जारी किया है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में दुनिया के कुल 133 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के नवाचार प्रदर्शन को मापकर उन्हें रैंकिंग प्रदान की गई है। इसमें भारत को 39वीं रैंक हासिल हुई है। बीते साल 2023 में भारत को 40वीं रैंक हासिल हुई थी। ओवरऑल रैंकिंग में पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड रहा है। नवाचार के इस इंडेक्स में भारत ने बीते सालों में खूब प्रगति की है। 2015 में भारत को इस इंडेक्स में 81वें स्थान पर जगह मिली थी। महज 9 सालों में भारत की रैंकिंग में 42 स्थानों का सुधार हुआ है। वहीं मध्य और दक्षिण एशियाई देशों में भारत को पहली रैंकिंग हासिल हुई है। इस कैटेगरी में भारत पहले नंबर पर, ईरान दूसरे और कजाकिस्तान तीसरे नंबर पर है। वहीं लोअर मिडिल इनकम देशों की कैटेगरी में भी भारत को पहला स्थान हासिल हुआ। इनमें दूसरे स्थान पर वियतनाम और तीसरे पर फिलीपींस है। विपो ने एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लस्टर की रैंकिंग भी जारी की है, जिसमें भारत को चौथे पायदान पर रखा गया है। भारत ने इंटेंजिबल एसेट इंटेंसिटी यानी अमूर्त परिसंपत्ति गहनता में वैश्विक स्तर पर 7वीं रैंक हासिल की, जो नवाचार को बढ़ावा देने के लिए जरूरी पेटेंट और ट्रेडमार्क जैसे नॉन फिजिकल एसेट्स की शक्ति को मापता है। आपको बता दें कि विपो यूएन के तहत एक सेल्फ फंडिंग एजेंसी है और इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। इस संस्था में कुल 193 सदस्य हैं
भारत विपो का सदस्य है। विपो बौद्धिक संपदा से जुड़े मामलों के लिए एक ग्लोबल फोरम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत स्वदेशी तौर पर निर्मित 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर लॉन्च किए। 130 करोड़ की लागत से बने ये 3 सुपर कंप्यूटर पुणे, कोलकाता और दिल्ली में स्थापित किए गए हैं। पुणे में जाइंट मीटर रेडियो टेलीस्कोप GMRT इस सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल फास्ट रेडियो बर्स्ट FRBs और अन्य एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स की स्टडी करने के लिए करेगा। दिल्ली में इंटर यूनिवर्सिटी एक्सेलरेटर सेंटर IUAC मटेरियल साइंस और एटॉमिक फिजिक्स जैसे क्षेत्रों में अनुसंधान को बढ़ावा देगा। कोलकाता में SN बोस सेंटर इस सुपर कंप्यूटिंग तकनीक का इस्तेमाल फिजिक्स, कॉस्मोलॉजी और अर्थ साइंस जैसे क्षेत्रों में एडवांस रिसर्च के लिए करेगा। इस मौके पर हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग HPC सिस्टम भी लॉन्च किया गया। 850 करोड़ रुपए की लागत से बना यह सिस्टम मौसम और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में रिसर्च के लिए जिम्मेदार है। HPC सिस्टम को 2 साइट्स पर स्थापित किया गया है। पहली है पुणे स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी IITM और दूसरी है नोएडा स्थित नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट। HPC सिस्टम्स को अर्का और अरुणिका नाम दिया गया है। HPC सिस्टम्स के जरिए उष्णकटिबंधीय चक्रवातों, भारी वर्षा, आंधी, ओलावृष्टि, गर्म लहरों, सूखे और अन्य महत्वपूर्ण मौसम संबंधी घटनाओं के बारे में सटीकता से जानकारी हासिल होगी। यहां ध्यान रखिए कि नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन को सरकार ने 2015 में लॉन्च किया था। इसका संचालन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, DST और इलेक्ट्रॉनिक्स तथा IT मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। वहीं इसके लागू करने की जिम्मेदारी CDAC पुणे और IISc बेंगलुरु की है। केंद्र सरकार ने कृषि और उद्योग क्षेत्र से जुड़े कामगारों के लिए बड़ा फैसला लिया है। दरअसल सेंट्रल लेबर कमिश्नर ने एक नोटिफिकेशन जारी किया। इसके मुताबिक महंगाई को देखते हुए कृषि और उद्योग क्षेत्र के कामगारों की केंद्रीय न्यूनतम मजदूरी की दरें बढ़ा दी गई हैं। मजदूरी की नई दरें 1 अक्टूबर 2024 से लागू होंगी। न्यूनतम मजदूरी की दरों को कौशल के आधार पर कुछ कैटेगरीज में बांटा जाता है। इनमें अनस्किल्ड लेबर, सेमी स्किल्ड लेबर, स्किल्ड और हाईली स्किल्ड लेबर शामिल हैं। इनमें एरिया वाइज भी कैटेगराइजेशन होता है। कैटेगरी ए में अहमदाबाद, बेंगलुरु, फरीदाबाद कॉम्प्लेक्स, नोएडा, दिल्ली और गुरुग्राम जैसे 16 बड़े शहर शामिल हैं। कैटेगरी बी में आगरा, ग्वालियर, जोधपुर, अलीगढ़, जयपुर जैसे कई शहरों को रखा गया है। कैटेगरी सी में वे सभी क्षेत्र शामिल हैं जिन्हें ए और बी में जगह नहीं दी गई है। एरिया ए में झाड़ू लगाने, सफाई, लोडिंग और अनलोडिंग जैसे अनस्किल्ड कामों में लगे श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी दर 783 रुपए प्रतिदिन होगी। वहीं सेमी स्किल्ड कामों के लिए 868 रुपए प्रतिदिन और स्किल्ड कामों के लिए 965 रुपए प्रतिदिन न्यूनतम मजदूरी तय की गई है। वहीं हाईली स्किल्ड कामों के लिए 1035 रुपए प्रतिदिन न्यूनतम मजदूरी तय की गई है। आपको बता दें कि मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 के प्रावधानों के तहत केंद्र और राज्य को अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिकों के न्यूनतम वेतन को तय करने, समीक्षा करने और संशोधित करने का अधिकार है। आगे बढ़ने से पहले आप सबके लिए एक जरूरी सूचना। कल न्यूज एट 9 में मैंने आपको कर्नाटक में बनाए जा रहे नए शहर KHIR के बारे में बताया था, लेकिन अब कर्नाटक सरकार ने इस शहर को नाम KHIR यानी नॉलेज हेल्थ इनोवेशन रिसर्च के बजाय KWIN यानी नॉलेज वेलबींग एंड इनोवेशन सिटी नाम दे दिया है। तो इसे आप याद रखिएगा। इस पॉइंट को आज के बुलेटिन की PDF में भी ऐड कर दिया जाएगा। चलिए आज के टर्म ऑफ द डे को देखते हैं। आज का टर्म ऑफ द डे है CCTLD। CCTLD का फुल फॉर्म होता है कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन। इंटरनेट की दुनिया में ये बहुत जरूरी कोड है। आपने भारत सरकार की वेबसाइट्स में आखिर में .en लगा देखा होगा। जैसे भारत के प्रधानमंत्री की वेबसाइट का एड्रेस है www.pmindia.gov.in। इसी को CCTLD कहते हैं। 1980 के आखिर में इंटरनेट असाइंड नंबर्स अथॉरिटी IANA ने देशों और भौगोलिक क्षेत्रों को उनके नाम के मुताबिक 2 अक्षरों वाले डोमेन दिए। जैसे इंडिया को .in, फ्रांस को .fr, जापान को .jp, यूनाइटेड किंगडम को .uk मिला हुआ है। देशों और भौगोलिक क्षेत्रों को मिलने वाले इन डोमेन को कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन यानी CCTLD कहते हैं। दुनिया के लगभग सभी देशों और भौगोलिक क्षेत्रों को अब तक 308 CCTLD मिल चुके हैं। CCTLD की मदद से गूगल जैसे सर्च इंजन आपको रेलेवेंट सर्च रिजल्ट दे पाते हैं। इसके विपरीत GTLD एक जेनरिक टॉप लेवल डोमेन होता है और ये किसी भी देश या भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। इसका इस्तेमाल पूरी दुनिया में हो सकता है, जैसे कि .com, .info, .org वगैरह। आइए देखें आज का रैपिड न्यूज।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने ब्रिटिश काउंसिल के सहयोग से WISLP यानी विमेन इन स्पेस लीडरशिप कार्यक्रम शुरू किया है, जो यूके इंडिया शिक्षा एवं अनुसंधान पहल का एक भाग है। इस पहल का मकसद अंतरिक्ष विज्ञान में महिलाओं के नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए संस्थानों को समर्थन करना और रणनीतिक नेतृत्व ढांचा विकसित करना है। कोवेंट्री विश्वविद्यालय इस पहल में डिलीवरी पार्टनर के तौर पर काम करेगा। यह कार्यक्रम शुरुआती चरण में 250 महिला शोधकर्ताओं में नेतृत्व क्षमता का निर्माण करेगा और लैंगिक पूर्वाग्रहों और संबंधित बाधाओं से निपटने के लिए बेहतर ढंग से तैयार होने में मदद करेगा। पहला सवाल है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत को 39वीं रैंक हासिल हुई है, स्विट्जरलैंड को पहली रैंक मिली है, लोअर मिडिल इनकम देशों की कैटेगरी में भारत को चौथा स्थान मिला। सही कथनों का चुनाव करना है, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है या है? इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया, इसने पुरोहित वर्ग के वर्चस्व को अस्वीकारा, इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन है। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर को चुनिए, केवल 1 और 2, केवल 3, 1, 2 और 3। आइए देखें, पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या हैं। विश्व पर्यावरण दिवस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आयोजन 26 सितंबर को किया जाता है। 2024 के लिए इस दिन की थीम एनवायरमेंटल हेल्थ, क्रिएटिंग रेजिलियंस कम्युनिटीज थ्रू डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड एडॉप्टेशन रखी गई थी। सही कथनों को चुनना था, केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 नहीं 2। सही जवाब है विकल्प सी, यानी दोनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न था, KHIR सिटी का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? ध्यान दीजिए, आज ही मैंने बताया कि इसका नाम चेंज कर दिया गया है। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक या फिर आंध्र प्रदेश? सही जवाब है विकल्प सी, यानी कर्नाटक। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। अगर आप PDF चाहते हैं इस बुलेटिन की, तो अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल पर रोजाना PDF मिलती है इसकी। नमस्कार।